हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है यूजीसी नेट कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और डिस्कस करते हैं। गाइस, मैं आपको पहले बता दूँ कि इस क्लास को मैं अपने एंड्रॉयड ऐप पर, जो कि आपका क्रैश कोर्स है उसमें, और साथ ही मैं इस लेक्चर को अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, ताकि बाकी बच्चों को पता चले कि यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। एज ए डेमो मैं इस लेक्चर को मैं आपके यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप इस लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, ताकि आपको एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और एक ही बार में इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लो, समझ लो, ताकि बार बार इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर आप इस एक क्लास को पूरा देख लेंगे एंड तक, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और क्या कुछ पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हो, समझते हैं इस टॉपिक को फटाफट से और खत्म कर देते हैं। सो गाइस, दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। माय नेम इज मोहम्मद आजम। आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन SGIT स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, GGS IP यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर मोर देन 3 years. I have completed BCom Honors, MCom MBA and qualified 3-time UGC NET Commerce, and I am post-graduate from SRCC University of Delhi. I got Best Teacher Award in 2018 for 100% result in my subject. चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस वॉज माई स्मॉल अचीवमेंट्स। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज व्यावसायिक वातावरण की अवधारणाएं और तत्व। गाइस, इस क्लास की जो PDF है हमारी एंड्रॉइड ऐप में आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, ताकि बाद में भी आप इन चीज़ों को रिवाइज कर सको। और इस क्लास की जो PDF है उसको मैं अनलॉक रखूंगा, मतलब इस क्लास की PDF वो स्टूडेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं जिन्होंने इस कोर्स को परचेज नहीं किया है। वो बच्चे भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वो एंड्रॉइड ऐप में आकर के इसको एक्सेस करना चाहे तो वो बच्चे भी इस PDF को एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस, देन उसके बाद हम समझेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। आप सभी को पता होगा, अगर आप लोग कॉमर्स और मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं, कि बिजनेस क्या होता है। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट। क्या बोला जा रहा है कि या तो आप प्रोड्यूस करो, या तो आप किसी गुड्स और सर्विस को बाय करके उसको सेल करना स्टार्ट कर दो। सो इट इज एनी एक्टिविटी और एंटरप्राइज एंटर इनटू फॉर प्रॉफिट। आपका जो मेन पर्पस है बिजनेस करने का, दैट इज मेकिंग मनी। पैसे बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए आप बिजनेस करते हो। और बिजनेस जो है ना सिर्फ प्रोडक्शन करने को बिजनेस नहीं कहा जाएगा। सपोज करो, अगर आप एक आटा होता है व्हीट, उसमें शुगर मिलाते हो, चीनी मिलाते हो, और आपका इसमें मिल्क मिला करके कंप्लीट प्रोडक्ट बनाते हो, दैट इज बिस्किट। बिस्किट बनाने के बाद उसको सेल करते हो, तो ये तो बिजनेस है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप प्रोडक्शन करें, विदाउट प्रोडक्शन भी बिजनेस किया जा सकता है। आपने देखा होगा दैट देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म जो कि ओनली एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्लेटफॉर्म है जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। सो दे आर डूइंग बिजनेस, वो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं। वहां पर कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, वो दे आर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म जहां पर लोग अपना सामान सेल आउट करते हैं। ठीक है, सो इसको भी बिजनेस कहा जाएगा। जो सर्विसेज में जो जितनी भी तरह की सर्विसेज होती हैं। इसके अलावा बाय करना, सेल करना गुड्स का, जो कि ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग भी आपका बिजनेस का पार्ट होता है, जहां पे आपको सामान बनाते नहीं हो, बल्कि किसी एक से परचेज करके दूसरे को सेल कर देते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी है जो कि एक LG प्रोडक्ट बनाती है ना। एक LG कंपनी है, एक LG जो कि रेफ्रिजरेटर बनाती है, सपोज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। और आप एक मिस्टर ए हो जो कि LG से रेफ्रिजरेटर परचेज करता है और कस्टमर को सेल कर देता है। तो जो मिस्टर ए है उसने रेफ्रिजरेटर बनाया नहीं, लेकिन बना बनाया LG से परचेज किया 20,000 में, 20,000 में परचेज किया, और कस्टमर को 25,000 में सेल कर दिया। ये आप इसको कहते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है? जहां पर आप सामान एक जगह से परचेज करते हो, दूसरी जगह सेल कर देते हो। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग आप नहीं करते हो, ना कोई प्रोडक्शन करते हो, बल्कि आप बाइंग और सेलिंग का काम कर रहे हो। तो ये भी आपके बिजनेस का ही एक पार्ट हो जाता है। तो गाइस, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिसको कि आप मनी मेकिंग के लिए कर रहे हो, पैसे बनाने के लिए कर रहे हो, बिजनेस का पार्ट हो जाती है, बिजनेस कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही आते हैं। अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? जैसे आपके घर का एनवायरनमेंट होता है, आप जिस घर में रहते हो, एक होता है घर का एनवायरनमेंट कि आपके मम्मी पापा कैसे हैं, आपके भाई बहन कैसे हैं, आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, ये आपका घर का एनवायरनमेंट हो गया। और एक होता है घर के बाहर का एनवायरनमेंट कि भाई गली वाले कैसे हैं, आप किस स्टेट, किस कंट्री में रहते हो, उस कंट्री के लोग कैसे हैं। तो जैसे आपके घर का अंदर का और घर के बाहर का एनवायरनमेंट होता है, ऐसे बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है कि जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के अंदर आपके एम्प्लॉयज कैसे हैं, अच्छे से काम करते हैं नहीं करते हैं, आपका मैनेजमेंट कैसा है, बिजनेस का ऑनर कैसा है, स्टेक होल्डर कैसे हैं,
ये आपका बिजनेस का इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाता है। और बिजनेस का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब बिजनेस के बाहर की जो चीजें हैं, जैसे कि बिजनेस का बाहर का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कंट्री का इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है। जैसे अभी आपको पता होगा कि बेयरिश मार्केट भी होती है, बुलिश मार्केट भी होती है, जहां पर एक कई बार इकोनॉमी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही होती है, तो ऐसे में हर बिजनेस प्रॉफिट बनाता है। तो ये आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहलाता है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है जो कि बाहर पाया जाता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है कि देश में किस तरह के राजनीतिक हालात चल रहे हैं हमारे देश दुनिया में। तो ये जो आपके इन्वायरमेंट है वो बिजनेस के बाहर के इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं वातावरण, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वातावरण। तो जैसे हमारे घर का इन्वायरमेंट होता है वैसे बिजनेस का भी एक इन्वायरमेंट होता है। सो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही इन्वायरमेंट हो सकते हैं आपके, दैट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द कंपनी एंड हाउ ए कंपनी वर्क्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपकी कंपनी के फंक्शनिंग को बहुत हद तक ये प्रभावित करती है। हिंदी में बात करें तो आंतरिक और बाहरी कारकों का संग्रह है जो कंपनी के कार्यों को प्रभावित करता है। Some of these factors influence the company's or business organization environment and situation। इसमें कई सारे ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे व्यावसायिक संगठनों के वातावरण और स्थिति को प्रभावित करते हैं। गाइस, बिजनेस आप किस तरीके से करते हैं और बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जितनी भी चीजें हैं, ये सभी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली अटैच रहती हैं इन्वायरमेंट से। अगर बिजनेस का इन्वायरमेंट अच्छा है, सब कुछ फेवरेबल है, तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सब कुछ अच्छा चलता रहता है, प्रॉफिट कमाती रहती है। और अगर इन्वायरमेंट खराब हो गया तो ऐसे में कंपनी प्रॉफिट कमाना उसका मुश्किल हो जाता है, और इनफैक्ट कई बार कंपनी को मार्केट में जिंदा रहना तक मुश्किल हो जाता है। तो गाइज अब हम समझेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट को थोड़ा और डिटेल में। सो गाइज जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो दो टाइप का हो सकता है, दो कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है इंटरनल इन्वायरमेंट एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे कि मैंने आपके घर का एग्जांपल दिया था कि घर के अंदर सब आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन कैसे हैं, आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसा घर है आपका, बड़ा है छोटा है, ये सब आपका इंटरनल इन्वायरमेंट है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा कि गली वाले कैसे हैं, आपके शहर वाले कैसे हैं, लोग बाग कैसे हैं, कैसे बिहेव करते हैं, आपकी खुद की कंट्री कैसी है, तो मैक्रो लेवल का इन्वायरमेंट होता है। ऐसे इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है बिजनेस का। इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन कौन आ जाएगा, कंपनी के अंदर जो इम्प्लॉयज हैं, कंपनी का मैनेजमेंट है, कंपनी के जो ऑनर्स हैं। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमारी कंट्री का, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट और डिफरेंट तरह के जो फैक्टर्स होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिस्ट बना के डाली हुई है, आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिए एक बार। ये आपका इंटरनल इन्वायरमेंट है। जैसे कि तो गाइज यहाँ पर इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाएगा, कंपनी का वैल्यू सिस्टम, मतलब कंपनी में किस तरह की वैल्यू सिस्टम फॉलो किया जाता है। जैसे होता है ना कि इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक गांव, एक विलेज है, जहां पर जो घर होते हैं, जो फैमिली होती है लोगों की, उसके अंदर जो बातें होती हैं वो उसी लेवल की होती हैं। लाइक उनका जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं बंधा हुआ होगा, वो छोटे मतलब एक ट्रेडिशनल जो बातें हैं जो कि बहुत टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको ही, उन विचारधाराओं को फॉलो करेंगे। और एक शहर में एक बहुत बड़ा घर है, एक शहर है जिसमें एक बहुत बड़ा घर है, एक हम कह सकते हैं कि विला टाइप एक बहुत बड़ा घर है। तो यहाँ पर गाइस जो इनका वैल्यू सिस्टम होगा, जो इनके सोचने की तरीके हैं, जो काम करने के तरीके हैं, जो एग्जीक्यूशन के तरीके हैं, जिस तरीके से लाइफ जीते हैं, वो बिल्कुल अलग होगा इनके कंपैरिजन में। यहाँ पर लोग बहुत मॉडर्न टाइप के लोग होंगे और जो कि बहुत फ्रीडम देते होंगे अपने बच्चों को, जबकि यहाँ पर इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती है। तो दिस इज द वैल्यू सिस्टम की किस तरीके की थिंकिंग है, क्या किस तरीके से जो है वो फंक्शनिंग होती है वहाँ पर। सो दिस इज वैल्यू सिस्टम। इसके बाद आता है आपका मिशन एंड ऑब्जेक्टिव को, भाई कंपनी का मिशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। दिस इज इंटरनल इन्वायरमेंट। अगर कंपनी का मिशन बहुत बड़ा है, इसका विजन बहुत बड़ा है, तो कंपनी बहुत स्पीड से ग्रो करती है और मतलब स्पीड इन द सेंस कि वो फोकस्ड रहते हैं कि भाई इतना बड़ा मिशन हमें अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का, ये उसका इंटरनल मैटर है। आप इसको मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा अभी। कॉर्पोरेट कल्चर इसके अंदर आ जाता है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, आपके इंप्लॉयज कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसा है, लेबर यूनियंस हो गए, फिजिकल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हो गई, सब इसके अंदर आ जाएगा। अब बात करेंगे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे, जैसे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका खुद का इन्वायरमेंट। कस्टमर का इन्वायरमेंट मतलब कस्टमर कैसे हैं, किस लेवल के हैं आपके। अगर कस्टमर बहुत लॉयल हैं आपके साथ, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू रखते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, क्योंकि वो कस्टमर लूज नहीं करती, अपने कस्टमर्स को छोड़ के नहीं जाते हैं। कॉम्पिटिटर कैसे हैं, अगर बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन है आपके फील्ड में, आपके जिस फील्ड में, जिस एरिया में आप काम कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो फिर ऐसे में प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाता है, कई बार सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। मार्केट
कैसी है, सप्लायर्स किस लेवल के हैं, क्या सप्लायर आपको टाइमली सप्लाई करते हैं और क्या कंपटीशन तो नहीं है उस एरिया में, इंटरमीडिएरीज किस लेवल के हैं, क्या आप जो सामान आप बनाते हैं क्या उनको ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, कोई इशू तो नहीं आता। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है, इसमें मैक्रो इन्वायरमेंट जो गाइस है ये आपका बहुत बड़े लेवल का इन्वायरमेंट है, मतलब ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिससे हर कंपनी फेस करती है। ये आपका एक कंपनी स्पेसिफिक हो सकता है, ये भी कंपनी स्पेसिफिक हो सकता है, लेकिन ये जो है दिस इन्वायरमेंट फेस्ड बाय ऑल कंपनीज, जितनी भी तरह की कंपनी है एक कंट्री के अंदर, हर कंपनी इसको फेस करती है। अब ये गाइस क्या है, दिस इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कि भाई पूरी कंट्री की इकोनॉमिक हालात कैसे चल रहे हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल लीगल हम कह सकते हैं इसको एक साथ, कि भाई इंडिया की एक कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे आपको पता है मोदी जी की जो पॉलिसीज रहती हैं वो काफ़ी अच्छी रहती हैं, इन द सेंस कि वो बिजनेस को काफ़ी प्रमोट करते हैं। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट है, फिर किसी दूसरी पार्टी का इन्वायरमेंट, कोई दूसरी पार्टी अगर आती है और सत्ता में आती है, तो उस केस में उसकी फिर अलग से पॉलिसीज बनाते हैं वो लोग। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, ग्लोबल इन्वायरमेंट कैसा है, सोशियो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक। तो ये जो इन्वायरमेंट है ये कंप्लीट आपके हर तरह के बिजनेस को फेस करने पड़ते हैं। चलिए इन सभी जितने भी आपने डिस्कस किया पे इन्वायरमेंट, इन सभी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। तो पहले हम बात करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट की, जो कि आपका वैल्यू सिस्टम, विजन एंड मिशन, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, ह्यूमन रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्स, इनकी बात कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी एक बार गो थ्रू कर लें कि भाई क्या बोलते हैं इनको। अब मैं अभी इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। पहला होता है आपका वैल्यू सिस्टम, दिस इज इंटरनल इन्वायरमेंट। सो वैल्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज कंपोनेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। गाइस एग्जाम में पता है क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे आपको 4 फैक्टर गिवन होंगे, 1 2 3 4, पूछेंगे बताओ ये कौन सा इन्वायरमेंट है, इंटरनल है एक्सटर्नल है। आप जैसे पूछ लेंगे बताओ इन चारों में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब अगर आपको सारे पॉइंट्स याद हैं कि भाई ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो फैक्टर्स होती हैं आपके इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं, जैसे मिशन एंड विजन है, ये आपका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। अब जिस बच्चे को पता होगा वो इस पर टिक लगा देगा कि भाई हाँ ये चलो मुझे पता है कि ये मिशन और जो विजन होते हैं ये आपके इंटरनल इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। कई बार एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि बताओ ये कौन सा इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएगा। तो मैं एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आप लोगों की, डोंट वरी। अभी मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस करवाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। Guys, value system consists of all those components that are part of regulatory framework such as culture, climate, work process, management practice and norms of organization। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से काम किए जा रहे हैं, मतलब उसकी संस्कृति कैसी है, कि कार्य प्रक्रियाएं कैसी हैं, प्रबंधन प्रथाएं कैसी हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक विलेज एरिया में जाओगे तो वहाँ के जो घर होते हैं उनके जो सोचने के तरीके होते हैं लोगों के बहुत डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर विद सिटी। जो शहर में रहते हैं थोड़ा सा मॉडर्न ख्यालात के हो जाते हैं, तो उस तरीके से वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं अपने काम में। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई कंपनियां ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है, मतलब वो किसी को डिसीजन नहीं लेने देते, खुद डिसीजन लेते हैं। जो ऑनर है किसी दूसरे से पूछते तक नहीं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं और जो डिसीजन है वो उसी तरीके से लिए जाते हैं जो उनकी संस्कृति, मतलब जो उनका कल्चर रहा है अभी तक, जैसे पहले होते हुए आया है वही वो अभी भी फॉलो कर रहे हैं। जबकि कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कि बहुत उच्च, मतलब मॉडर्न ख्यालात के होते हैं, मतलब वो कहते हैं कि भाई हम डिसीजन मेकिंग में सभी को पार्ट ले सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, जैसे एम्प्लॉयज वगैरह हो गए या जो आपके मैनेजर्स हो गए, वो अपना फीडबैक दे सकते हैं ताकि उनके पॉइंट्स को हम कंसिडर करें डिसीजन मेकिंग में। तो जो आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और जो बाकी जो चीजें जो कि एक कंपनी को अंदर से अच्छा बनाती हैं या खराब बना सकती हैं, वो उसका वैल्यू सिस्टम होता है। जैसे गूगल है, तो गूगल के अंदर आप देखेंगे गूगल का वैल्यू सिस्टम बहुत जबरदस्त है। वो अपने एम्प्लॉयज को बहुत बड़े लेवल की फ्रीडम देते हैं, जो काम करवाना होता है वो काम करवाते हैं, उसके बाद वो इंजॉयमेंट का टाइम भी देते हैं कि भाई आप कंपनी के अंदर इंजॉय भी कर सकते हो। ये क्या है, बहुत ज्यादा मॉडर्न ख्यालात हो गए कि भाई आप कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को काम के साथ साथ इंजॉयमेंट का मौका भी दे रहे हो। लेकिन कुछ कंपनी दबा के रखती है अपने एम्प्लॉयज को कि नहीं काम करना है 8 घंटे 10 घंटे काम करना है पेल के, उसके बाद चले जाओ घर अपने। तो ये क्या है, ये आपका वैल्यू सिस्टम है कि आप किस तरीके से अपना रेगुलेटरी करते हो, अपने अंदर किस तरीके से आप काम करवाते हो। विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गाइज, ये होता है कंपनीज का विजन क्या होता है कि फ्यूचर पोजीशन। हम कहते हैं ना कि आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, ये वाला क्वेश्चन याद है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो। दिस इज विजन, कि आने वाले 10 साल बाद आपकी कंपनी कितनी बड़ी हो जाएगी। कोई कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसका एक विजन होता है कि भाई आने वाले 5 साल के बाद हमें
50 करोड़ का हमारा टर्नओवर होना चाहिए। सो दिस इज विजन। उनको लगता है कि हमें इस फील्ड में टॉप में आना है, नंबर 1 आना है, दिस इज विजन। तो ये क्या आने वाले टाइम में आप अपनी फ्यूचर पोजीशन बता रहे हो कि आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो, क्या डिजायर है आपके। मिशन क्या होता है, डिफाइन द कंपनीज बिजनेस एंड द रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। भाई कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या काम करते हो आप। तो जैसे मैं एजुकेशन है, दिस इज माय मिशन कि मैं बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करूं, दिस इज माय मिशन। तो जो कंपनी का मेन काम है, जिसकी वजह से कंपनी सर्वाइव कर रही है, जो मेन काम है उसका, दैट इज मिशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इम्प्लाइज अल्टीमेट एम ऑफ द कंपनी दैट विल रीच दोज एंड्स। भाई क्या किस तरीके से आप इन चीजों को अचीव करेंगे, आपके उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव्स को हिंदी में क्या कहते हैं, उद्देश्य। कि भाई आप अपने इन चीजों को अचीव करने के लिए क्या उद्देश्य, क्या है आपके, किस क्यों करना चाहते हैं आप ये काम, और किस तरीके से करना चाहते हैं। नेक्स्ट का जिसमें आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, मैनेजमेंट बैकग्राउंड से, तो आपको आइडिया होगा। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। हिंदी में क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, कार्यात्मक, संभागीय, नौकरशाही संरचना। तो अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कंपनी अपने आप को ढाल सकती है और उसमें ढाल करके अपना जो काम है वो कंटिन्यू कर सकती है। तो हर स्ट्रक्चर के अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं और कंपनी को उन मेरिट्स और डीमेरिट्स को फॉलो करना, मतलब फेस करना पड़ता है। और ये जो चीज़ें हैं वो कंपनी के इंटरनली रहती हैं। मतलब अगर ये कंपनी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर अपनाती है तो उसका इंटरनल अफेयर है ये, उसको बाहर के लोगों को उसको लेने देना नहीं है। अगर कोई कंपनी फंक्शनल स्ट्रक्चर अपनाती है तो कंपनी का खुद का इन्वायरमेंट है, वो खुद कंपनी करे जो करे, भाई उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या मतलब। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो कंपनी का इंटरनल मैटर होता है। कॉर्पोरेट कल्चर, दैट इज कॉर्पोरेट कल्चर और अदरवाइज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर रेफर्स टू द वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिहेवियर। ये वैसे वही चीजें जो आपको वैल्यूज मैंने आपको बताई थी कि भाई कल्चर कैसा है। किसी किसी कंपनी में बहुत अच्छा कल्चर होता है, किसी किसी कंपनी का इतना अच्छा कल्चर नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, अगर आप SBI विजिट करोगे या पंजाब नेशनल बैंक विजिट करोगे तो वो कहते हैं कि भाई हम कस्टमर को अच्छी सर्विस देते हैं और हम सब कुछ अच्छा करते हैं। तो कंपनी के जो बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। जब आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है, प्लस उस लेवल की सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो उनका कॉर्पोरेट कल्चर ही ऐसा है। मतलब अगर सपोज करो, अगर आपकी जॉब लग जाती है SBI में, आप मिस्टर A हो और आपकी SBI में जॉब लग जाती है, तो आपके माइंड में क्या रहेगा, आपके माइंड में तो यही रहेगा ना कि भाई यहाँ तो काम ही ऐसे होता है तो मैं भी ऐसे ही काम करूंगा। तो कॉर्पोरेट कल्चर ही उनका ऐसा है। तो कोई भी इंप्लॉय उसके अंदर आ जाए वो सब ऐसे ही बिहेव करने स्टार्ट कर देते हैं। और सपोज करो कि येस बैंक है, एक प्राइवेट बैंक की बात करते हैं, येस बैंक, या फिर बात कर लो एक्सिस बैंक की, बात कर लो HDFC बैंक की। इनकी सर्विसेज बाकी बैंकों की सर्विसेज से काफी अच्छी क्वालिटी की होती है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट बैंक में एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है और प्राइवेट बैंक के अंदर एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा ट्रेन भी किया जाता है कि भाई किस तरीके से आपको काम करना है। और उनका कल्चर ही ऐसा है, स्टार्टिंग से वो इन चीजों को अच्छे से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो जब कोई नया एम्प्लॉय जाएगा तो वो भी इस कल्चर को फॉलो करेगा, जिससे उनकी जो सर्विसेज है वो और अच्छी होती जाती हैं। तो ये इनका इंटरनल मैटर है, कंपनी के इंटरनल पार्ट का मैटर है ये। ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, जो कंपनी के ह्यूमन है, मतलब उनके एम्प्लॉयज लोग हैं, तो वो कितने टैलेंटेड हैं, कितने स्किल्ड हैं, ये बहुत मैटर करता है। ये कंपनी का इंटरनल मैटर है। किसी किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा अच्छे स्किल्स जो होती हैं एम्प्लॉयज़ की, वो पाई जाती है उनके अंदर। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, जो डिसीजन लेता है, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होता है, बहुत अच्छे पीपल होते हैं, तो वो कंपनी को बहुत स्पीड से ग्रो करवाते हैं। तो ये भी कंपनी का इंटरनल मैटर रहता है। फिजिकल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। गाइस फिजिकल रिसोर्स क्या होते हैं, जैसे टेंजिबल एसेट है, किसी कंपनी के पास बहुत बड़ी एसेट है तो उसको उसको उस लेवल का फायदा होता है, बिकॉज वो उसको यूज करते हैं अपने कंपनी के वर्किंग में। इसके अलावा गाइज जो अदर फिजिकल रिसोर्सेज है जो कि कंपनी को अवेलेबल रहते हैं, वो भी उनके लिए बहुत मैटर करते हैं। जैसे सपोज करो कंपनी A है और कंपनी B है, और कंपनी A जो है उसके पास, कंपनी A जो है वो कोका कोला बनाती है, सपोज करो एग्जांपल के तौर पे। कंपनी B एक नई कोल्ड ड्रिंक बनाती है, न्यू कंपनी एक मार्केट में उतरी है जो कि कोल्ड ड्रिंक बनाने का काम करती है। अब कोका कोला के पास बहुत बड़ी जमीन है, इनके पास बहुत बड़ा लैंड है जिसके ऊपर उन्होंने प्लांट लगाया हुआ है। इनके पास इतना बड़ा लैंड ही नहीं है, तो जब इनके पास लैंड नहीं होगा, जमीन नहीं होगी, तो कैसे काम करेंगे ये। तो अगर कंपनी के पास फिजिकल रिसोर्सेज अच्छे हैं तो भाई वो अच्छे से ग्रो करती है, अच्छे से इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकती है। तो उनका इंटरनल मैटर रहता है ये। और गाइस अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की, तो कई बार कंपनी की खुद की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि कोई इसको दूसरा कॉम्पिटिशन नहीं दे पाता है। इससे भी आप लोग अवेयर होगी कि कई बार क्या होता है, कंपनी खुद की R&D करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें टेस्ला की,
टेस्ला बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, बहुत एक बड़ा उनका बजट रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। तो कंपनी अगर खुद अपनी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करती है, नई नई टेक्नोलॉजी लाती रहती है मार्केट में, तो उसको कंपटीशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो आपका टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है, ये भी इनका इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाता है। अब ये वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि मार्केट में बन रही है। समझना एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज करो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको ऑनलाइन, तो अगर ऑनलाइन पढ़ाने की कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है मार्केट में, तो दैट इज अनदर पार्ट। अब अगर मैं अपने हैंड पे अपने खुद के यूजीसी नेट मेंटोर के अंदर ही मैं कुछ नया ढूंढ लेता हूँ कि भाई किस तरीके से पढ़ाया जाता है कि बच्चों को और अच्छे समझ में आए, तो वो मेरी खुद की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हो जाएंगी। सो दिस इज इंटरनल मैटर, मेरा खुद का इंटरनल मैटर कहलाएगा वो, ठीक है। सो दीज आर दी फैक्टर्स जो कि आपके इंटरनल मैटर थे। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। तो गाइस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक होता है आपका माइक्रो इन्वायरमेंट और एक होता है आपका मैक्रो इन्वायरमेंट। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो घबराए नहीं, हिंदी मीडियम में मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डाला हुआ है, तो आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे नेक्स्ट स्लाइड में देख लेना एक बार। यहाँ पर गाइस समझ लेते हैं एक बार कि मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। अच्छा, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ दोज फैक्टर्स विच प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी और पोज थ्रेट्स टू द बिजनेस। ये हमें अपॉर्चुनिटी भी देते हैं ग्रो करने के लिए, और कई बार थ्रेट्स भी होता है, मतलब कई बार हमें आगे से प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं हमारे लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो गाइस ये दो तरह के होते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो में होता है सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट, इंटरमीडियरीज एक्सेट्रा। अब ये क्या होता है मैं आपको यहीं पे शॉर्ट में समझा देता हूँ, बिकॉज मैं इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बिकॉज ये एग्जाम के पर्पज से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये वाला ज्यादा है आपका एक्सटर्नल वाला, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं एक बार। सप्लायर कौन होता है? जो आपके बिजनेस को सप्लाई करता है। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप बिस्किट बनाते हो, पार्ले जी बनाते हो आप, तो ऐसे में आपको आटा चाहिए होगा, फ्लोर चाहिए, है ना, आटा चाहिए, इसके अलावा आपको शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, मिल्क चाहिए। तो ये जो आपका सप्लायर है, जो रॉ मटेरियल आपको सप्लाई करेगा, वो आपसे लॉयल है, वो आपको सप्लाई करता है किसी भी सिचुएशन में है आप, चाहे आप बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस कमा रहे हैं, लॉस हो रहा है आपके बिजनेस को, अगर आप सप्लायर आपका स्ट्रांग है और टाइम से आपको सप्लाई दे देता है, इसका मतलब आपका जो सप्लायर वाला इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं है इस एनवायरनमेंट में। और जो यहाँ पर कॉस्ट है वो भी आपको ठीक ठाक लग जाती है, तो मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। और अगर यहाँ पर कंपटीशन होने लग गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर कई बार सप्लायर धोखा दे देते हैं और हमें सप्लाई ना करके हमारे कॉम्पिटिटर को सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर वो हमारे लिए थ्रेट हो जाता है। कस्टमर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लॉयल कस्टमर, एक होते हैं जो आपको छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे लॉयल कस्टमर कौन होंगे? एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो अगर मैं जियो का प्लान यूज कर रहा हूँ, जियो मुझे 399 का प्लान देता है 3 महीने का, तो मैं जियो यूज करूँ पिछले 2 साल से। अगर एयरटेल कहता है कि भाई मैं आपको 3 महीने का प्लान 350 रुपये में दे दूंगा, अब यहाँ पर डिफरेंस हो गया, अब 350 रुपये कम हो गए, एयरटेल वाला ऐसा बोल रहा है, तो मैं जियो छोड़ करके एयरटेल में चला जाऊंगा। और बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि कस्टमर आपसे लॉयल नहीं है, वो आपको छोड़ देंगे अगर आपने प्राइस या फिर क्वालिटी में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया तो ये भी आपका क्या है, दिस इज योर माइक्रो इन्वायरमेंट। कॉम्पिटिटर किस लेवल के हैं? अगर आपके कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है आपकी फील्ड में तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉम्पिटिशन नहीं है तो फिर आपकी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट कैसी है? मार्केट इन द सेंस कि आप जिस मार्केट में काम कर रहे हो वो मार्केट किस हालात में है। अच्छा हालात में है तो सब कुछ ठीक चल रहा है, और खराब हालात हो गए मार्केट की तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इंटरमीडिएरीज कैसे हैं? जहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं आपके, जो कि आपकी हेल्प करते हैं सप्लाई करवाने में आगे। तो इस तरीके से आप इन फैक्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी या थ्रेट के तरीके से देख सकते हो कि भाई यहाँ से आपको एडवांटेज मिलने वाला है या फिर यहाँ से आपको नुकसान हो सकता है। तो गाइस याद रखना ये फैक्टर्स, बस रट लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, बस आपके दिमाग में बिठा लो कि भाई दीज आर फैक्टर्स दैट इज नॉन एज माइक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होते हैं? ये आपके बड़े लेवल के होते हैं। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़े लेवल के इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है गाइस, ये ऐसे फैक्टर्स जो कि बड़े लेवल पे काम करते हैं, जैसे डेमोग्राफिक प्रोफाइल कि भाई इंडिया में कितने पीपल ऐसे जो कि यंग हैं, कितने ऐसे हैं जो कि बूढ़े हैं, ओल्ड एज वाले कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट कैसा है कि भाई आपकी सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसा है। जैसे हमारे इंडिया में आपको कल्चर पता है कि बाकी वेस्टर्न के कंपैरिजन में डिफरेंट है, तो यहाँ पर बिजनेस भी वैसे ही चलते हैं। अगर आप सोचो कि यहाँ पर ऐसे कपड़े का प्रोडक्शन करो, आप बनाओ जो कि बहुत शॉर्ट है, तो बहुत कम लोग परचेज करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ कल्चर है साड़ी पहनने का, आप साड़ी बनाओ, साड़ी का बिजनेस करो, देखो बहुत सारे लोग परचेज करेंगे। तो कल्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके बिजनेस को लेकर के। लीगल इन्वायरमेंट कैसा है, क्योंकि कई बार लॉ बनते रहते हैं, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉ बन जाता है ना। और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है।
तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया और जो बाकी एक्ट हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत अफेक्ट कर सकते हैं हमारे बिजनेस को। कई बार हम एडवर्टीजमेंट भी सही से नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कई बार एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा कि ना, जैसे पेड़ से कूदती है हीरोइन और कहती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, इस तरह की ऐड जो होती हैं। तो कई बार ये इस तरह की जो ऐड होती है इस पर रोक लगा दी जाती है कि भाई ये क्या चल रहा है, मतलब कुछ भी। तो आपका जो लीगल इन्वायरमेंट है भी काफ़ी मैटर करता है आपके फंक्शनिंग में, जो आपके बिजनेस फंक्शन करता है जिस तरीके से। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मैंने बता दिया, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट, इन सभी को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे अभी, बिकॉज ये आपके एग्जाम के पर्पज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हिंदी वाले बच्चे समझ में आ गए ना आपको? एक सूक्ष्म वातावरण होता है और एक होता है बड़ा वातावरण। सूक्ष्म वातावरण में कौन होते हैं? आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, प्रतिस्पर्धी, बिचौलिए, ये सब आ जाएंगे। और बड़े वातावरण में कौन आ जाएंगे? सामाजिक, सांस्कृतिक, कानूनी, राजनीतिक, तकनीकी और वैश्विक वातावरण, ये सब शामिल हो जाएंगे इसके अंदर। चलिए गाइस हम समझ लेते हैं एक बार एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिसको हम मैक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। इसको कई बार हम पेस्टल एनालिसिस भी कहते हैं। गाइस याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पेस्टल की फुल फॉर्म क्या है, या कई बार पूछ लेते हैं बताओ पेस्टल में एल क्या है, व्हाट इज एल। इस तरीके के क्वेश्चन भी बने हैं। तो पेस्टल इज योर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं, इसको हम पेस्टल के नाम से कई बार जानते हैं। तो पेस्टल एनालिसिस भी बोला जाता है। पी का मतलब होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ई का मतलब होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, एस का मतलब होता है सोशल इन्वायरमेंट, टी का मतलब ई का मतलब है टी का मतलब है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, और एल का मतलब हो जाएगा लीगल इन्वायरमेंट। तो गाइस चलिए फटाफट से इन सभी फैक्टर्स को समझ लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? जिस कंट्री में आप रह रहे हो, जिस कंट्री में आप अपने बिजनेस कर रहे हो, उस कंट्री का इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है, वहां का की जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि अभी सत्ता में आई है, जो कि रूलिंग पार्टी है, उसकी खुद की पॉलिसीज होती हैं जो कि वो बनाती रहती है कंट्री के लिए, है ना। जैसे हमारी बीजेपी की जो पॉलिसी है वो काफी अच्छी मानी जाती है, काफी बिजनेस के पर्पज से काफी अच्छी पॉलिसी मानी जाती है। अब गाइस जो इनकी पॉलिसी होती है वो टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी हो सकती है। कई बार गवर्नमेंट टैक्स की पॉलिसी चेंज कर देती है आकर कि भाई जो पहले वाली पार्टी थी उसकी टैक्स की अलग पॉलिसी थी, हम अलग तरीके से टैक्स कलेक्शन करेंगे। तो ये टैक्स की पॉलिसी हो सकती है इनकी। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं कि बार गवर्नमेंट मना कर देती है कि भाई हम शराब बेचना बंद कर देंगे। याद है आपको, किसी किसी स्टेट में शराब बंद हो गया है बेचना। बताओ बताओ कौन कौन से स्टेट हैं ऐसे, सोचो अपने मन में। काफी सारे ऐसे स्टेट इंडिया में जहां पर शराब बेचना बंद किया जा चुका है। तो ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा देती है पॉलिटिकल पार्टी जो बनती हैं। टैरिफ लगा देती है कि भाई एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में बेचने जाओगे तो आपको टैरिफ देना पड़ेगा। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट, अगर दिल्ली में आपकी कंपनी है और अगर दिल्ली का सामान आप नोएडा बेचने जाओगे तो मतलब आप यूपी में सेल करने जा रहे हो। तो ऐसे में अगर यूपी गवर्नमेंट कहती है कि भाई अगर आप हमारी स्टेट में सेल करने आओगे तो हम आपसे टैक्स लेंगे, तो ये टैरिफ वगैरह लगा दी कई बार पॉलिटिकल पार्टी लगा देती है अपने ऊपर। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई एक पार्टी कितने टाइम तक रूलिंग रहती है। जैसे सपोज करो बीजेपी है, बीजेपी की पार्टी बनी और वो 1 साल तक रही, फिर खत्म हो गई, उन्होंने अपना जो मेजोरिटी थी वो लॉस कर दिया। फिर कांग्रेस बन जाती है, कांग्रेस 6 महीने तक रहती है, फिर उसने लॉस कर दिया। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी बन जाती है, फिर वो 2 महीने रही, फिर खत्म कर दिया। तो ये क्या है, एक स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं है, एक पार्टी लंबे टाइम तक नहीं टिक पा रही है। तो इससे भी बहुत ज्यादा बिजनेस अफेक्ट होता है, बिकॉज हर पार्टी की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर एक पार्टी रूलिंग पार्टी है तो एटलीस्ट वो 5 साल तक रहे, काम करे अपने, एटलीस्ट 5 साल तक रहे। फिर वो 10 साल 15 साल भी रह सकती है, लेकिन एटलीस्ट 5 साल रहे ताकि बिजनेस में एक स्टेबिलिटी आ जाए। नेक्स्ट क्या इसमें आता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक क्या होते हैं? इंटरेस्ट रेट इसके अंदर आता है, आपका एक्सचेंज रेट हो गए, इन्फ्लेशन रेट हो गया, रॉ मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गए। तो जितनी भी चीजें जो कि इकोनॉमिक से रिलेटेड रहती हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि ब्याज रेट क्या चल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट जो रेट होता है उस पर लोन लिए जाते हैं, लोन दिए जाते हैं, बहुत मैटर करता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेट। आपका एक्सचेंज रेट जो कि आपका एक डॉलर का कंपैरिजन में, रुपीस के कंपैरिजन में जो एक्सचेंज रेट है वो भी बहुत मैटर करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के। इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, महंगाई का जो रेट चल रहा है वो भी बहुत मैटर करता है। आप बिकॉज आपका रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा उस रेट पे, फिर अगर आप रॉ मटेरियल ही महंगा आएगा तो फिर आप सामान आगे महंगा सेल करोगे, तो वो आपके बिजनेस को बहुत अफेक्ट करता है। तो इन्फ्लेशन बहुत मैटर करता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज्यादा तो प्रॉब्लम रहती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल ठीक चला तो सब कुछ ठीक रहता है। सोसाइटल जो होता है दैट इज कल्चरल भी कह सकते हो आप। सोसाइटल और कल्चरल एक ही बात इसी के अंदर डाल दिया गया है इसको। इसके अंदर आपका डेमोग्राफिक वाला भी इसी पॉइंट के अंदर डाल दिया इन्होंने। तो इसके अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रहती है कि भाई एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर सपोज करो इंडिया में बहुत ज्यादा यंग पीपल है, अगर एक ऐसी जनगणना हो जिसमें यह बताया जाए कि भाई इंडिया में 80% जो लोग हैं वो यंग है। 80% जो लोग हैं वो कैसे हैं,
वो यंग है। तो आपकी कंपनी अगर यंग लोगों को फोकस करके सामान बेचती है, ऐसे सामान बनाती है जो कि यंग लोग यूज करते हैं, तो ऐसे में आपकी कंपनी को तो मजे आ गए, क्योंकि आपको क्या पता लगा कि भाई 80% जो लोग हैं वो तो यंग रहते हैं। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत मैटर करता है कंपनी के बिजनेस के लिए। एजुकेशन लेवल कैसा है सोसाइटी में, अगर लोग एजुकेटेड हैं तो वो उसी तरीके से डिसीजन लेते हैं सामान परचेज करने में। कल्चरल नीड्स क्या है लोगों की, जैसे आपको पता है कि इंडिया में कल्चर क्या है कि हमारे यहाँ पे साड़ी पहनी जाती है, हमारे यहाँ पर मेजोरिटी जो है वो शादी के बाद लोग साड़ी पहनना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें साड़ी का बिजनेस करना है। और वही सेम बिजनेस अगर आप यूएस में करने जाओगे, वेस्टर्न कंट्री में करने जाओगे तो नहीं चलेगा। तो कल्चरल नीड क्या है उनको फुलफिल करो, फिर अपना बिजनेस चलाओ। चेंज इन लाइफ स्टाइल, जैसे कि आपको पता चला कि भाई इंडिया में जीन्स लोग अब प्रेफर करते हैं। अब पहले जो लोग पैंट पहनते थे ढीली ढीली, जो पैंट बहुत ज्यादा ढीली हुआ करती थी, उसका जो ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है। तो अब क्या लाइफ स्टाइल में चेंज आ रहा है, लोग जीन्स पहनना प्रेफर कर रहे हैं, तो आप जीन्स का बिजनेस कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपका खादी का बिजनेस है, अगर आप ऐसे कपड़े बनाते हो जो कि पुराने जमाने के, तो फिर कोई पहनेगा ही नहीं, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा अगर लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है लोगों का। तो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। देन आपका आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट कैसा होता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ऑटोमेशन एंड R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। गाइस यहाँ पर टेक्नोलॉजी किस लेवल की बन रही है मार्केट में, बिकॉज आपको पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से चेंज हो रही है आज के टाइम पर। जैसी कोई नई चीज बनती है अगले दिन कोई नई चीज बन के आ जाती है मार्केट में। तो टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से चेंज हो रही है। एक बात याद रखना, जितना एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उतना ही ज्यादा हमारे बिजनेस में एफिशिएंसी आती है और कॉस्ट कम हो जाती है हमारी प्रोडक्शन की। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है वो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता रहता है मार्केट में हमारी खुद की कंपनी के अंदर, वो हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। ये सुनो, जैसे एग्जांपल के तौर पर चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पर। नोकिया कंपनी है। नोकिया एक बहुत अच्छी कंपनी थी, बिजनेस अच्छा चल रहा था उसका, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हो पाई जितनी कि बाकी कंपनियों ने एंड्रॉइड वर्जन पे आने के बाद चीजों को एडवांस कर दिया। तो जैसे एंड्रॉइड लॉन्च किया गूगल का एंड्रॉइड, जैसे गूगल ने एंड्रॉइड लॉन्च किया, मैक्सिमम कंपनियों ने क्या किया, उसका यूज करते हुए अपने एंड्रॉइड फोन बनाने स्टार्ट कर दिया और नोकिया का जो बिजनेस था वो डाउन हो गया। तो टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है और टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया नोकिया ने, इस वजह से उसकी कंपनी डाउन हो गई। तो जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं किस हद तक आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर नई टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में और उसके अकॉर्डिंग आपका बिजनेस उसको अपने आप को नहीं ढालता है, तो आपका बिजनेस पीछे रह जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका बिजनेस है बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट क्या जिसमें आता है, ई का मतलब होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि भाई आपका वातावरण कैसा है, पर्यावरण जिसको कहते हैं पर्यावरण, मतलब बहुत जो हमारे देश दुनिया का, हमारे इंडिया का कैसा वातावरण है, मतलब पर्यावरण कैसा है। जैसे क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, रिसोर्स कंजम्पशन, वेस्ट एमिशन, तो ये किस लेवल के हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम पर CO2 को एमिट करना बहुत हद तक मना किया जा रहा है ना। इसके लिए कानून भी बनाए जा रहे हैं कि भाई कार्बन एमिशन कम से कम किया जाए। अगर आपका बिजनेस कार्बन एमिशन करता है तो फिर आपके लिए तो गलत हो गया ना, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा इन चीजों को लेकर के। तो आप भी मतलब जो आपका बिजनेस है वो अगर ऐसा है जो कि बिजनेस आपका इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म नहीं करता है, तो ऐसे में ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। अदरवाइज आपके बिजनेस को काफी हद तक नुकसान हो सकता है इन चीजों को लेकर के। नेक्स्ट आता है आपका लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब है कि जो आपका लॉ है, जो कानून है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है या अपडेट होता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके बिजनेस को ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई किस तरीके के कानून बनते जा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन लॉ है, जैसे कंज्यूमर लॉ हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बात कर रहा था अभी, एंटी ट्रस्ट लॉ हो गया, एम्प्लॉयमेंट लॉ हो गया, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ हो गया। तो इन सभी लॉज को फॉलो करना होता है आपके बिजनेस को। और अगर ये लॉ ऐसे बना दिए जाए जो कि आपके बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था अभी कि भाई लीगल इन्वायरमेंट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बोला गया कि भाई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं करवाई जानी चाहिए। एक ऐसी एडवर्टीजमेंट जो कि मिसलीड करती है ऑडियंस को, ऐसी एडवर्टाइज ना करें। तो ये क्या है, एक कानूनन तौर पे ऐसा बोला गया, तो अब आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते उस तरीके से। अब आपको तरीके से एथिकल चीजों को ध्यान में रख करके ही एडवर्टाइज करना पड़ेगा। तो लीगल इन्वायरमेंट भी आपके बिजनेस फंक्शनिंग को काफी हद तक अफेक्ट कर सकती है। तो गाइस आई होप समझ में आ गया होगा पेस्टल एनालिसिस क्या होता है। दीज आर द फैक्टर्स, और इनको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम मैक्रो इन्वायरमेंट भी कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छी बात है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ में आ गया ना आप लोगों को, इजी है ना। पॉलिटिकल का मतलब हो गया राजनीतिक, इकोनॉमिक का मतलब हो गया आर्थिक, सामाजिक,
और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हैं आई थिंक सभी को समझ में आ गए होंगे, बिकॉज इसमें इतना कुछ वो है नहीं कि मत हिंदी इंग्लिश इससे ज़्यादा इतना मैटर करता नहीं है। जो फैक्टर्स हैं आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, दैट इज इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। गाइस इकोनॉमिक पॉलिसी आपके सिलेबस में मेंशन है और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से कई बार बन जाते हैं। तो एक बार हम लोग आर्थिक नीतियां देख लेते हैं कितनी तरह की होती है। तो दो तरह की होती है, मौद्रिक और राजकोषीय। गवर्नमेंट पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिजिकल मतलब राजकोषीय नीति और मौद्रिक मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोला मैंने? राजकोषीय नीति मतलब फिजिकल पॉलिसी, मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। तो दो तरह की पॉलिसी जिनको हमें यहाँ पर समझना है। फिजिकल पॉलिसी में टैक्सेस होते हैं और स्पेंडिंग होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी में आपकी इंटरेस्ट और मनी सप्लाई आती है। मतलब इसमें मनी फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, जबकि इसके अंदर टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे ध्यान दिया जाता है। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि फिजिकल पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन से टूल्स हैं इसके। तो इसके अंदर टूल्स क्या होते हैं? टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि पब्लिक स्पेंडिंग। और मनी पॉलिसी में क्या हो, मॉनेटरी पॉलिसी में जनरली हम मनी फ्लो को कंट्रोल करते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, जो कि इंटरेस्ट और मनी सप्लाई को ध्यान में रख करके इनको किया जाता है। तो इनके कुछ टूल्स हैं जिनको कि हमें समझना है। तो चलिए समझते हैं फटाफट से। सो गाइस फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? इज द गाइडिंग फोर्स दैट हेल्प्स द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ मच मनी इट शुड स्पेंड टू सपोर्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड हाउ मच रिवेन्यू इट मस्ट अर्न फ्रॉम द सिस्टम टू कीप द व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी रनिंग स्मूथली। क्या बोला जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट रिवेन्यू कलेक्शन जो कि टैक्स की फॉर्मेट में होता है, इन चीजों को ध्यान में रख करके फिजिकल पॉलिसी को डिजाइन किया जाता है। कई बार गवर्नमेंट टैक्स के रेट बढ़ा देती है, कई बार टैक्स के रेट कम कर दिए जाते हैं, कई बार गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करती है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है, कई बार गवर्नमेंट खर्चा कम करना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो आपकी पॉलिसी है वो गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रख करके बनाती है कि इकोनॉमी में किस तरीके की चल रही है, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कोई, इकोनॉमिक जो इकोनॉमी है वो रन करती रहे स्मूथली, इसको ध्यान में रख करके पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होती है? अच्छा यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन क्या है, बिकॉज फिजिकल पॉलिसी की एप्लीकेशन समझनी भी जरूरी है कि भाई जब इन्फ्लेशन आता है, महंगाई आती है, तब गवर्नमेंट क्या करती है। जब महंगाई आती है तो ऐसे में गवर्नमेंट जो आपका टैक्स होता है, जो रिवेन्यू होता है, टैक्स के रेट बढ़ा देती है। टैक्स के रेट बढ़ जाएंगे तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। जब आप ज़्यादा टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को, तो आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो आपके पास मनी बचती है आपकी इनकम से टैक्स पे करने के बाद, वो कम अमाउंट में बचेगी। इसका मतलब है कि आप मार्केट में डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम होगी तो महंगाई कंट्रोल हो जाती है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है, तो टैक्स रेट बढ़ा दिए जाते हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैं एक क्लास की जो लेंथ है वो 30 से 40 मिनट के बीच में रखूंगा, बिकॉज ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे और मैं भी कई बार थक जाता हूँ पढ़ाने में। लंबी क्लास देखो पढ़ा सकता हूँ मैं, 1 घंटे 1.5 घंटे भी हो सकता है, लेकिन आप लोग बोर हो जाएंगे। तो ऐसे में जो क्लास की लेंथ है वो मैं 30 से 40 मिनट की ही रखूंगा, ताकि जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहे और इन द सेंस कि आपको चीज़ें समझ में आए, बिकॉज ज़्यादा देर तक हमारा माइंड भी एक जगह पे नहीं टिक पाता, हम भटक जाते हैं। तो 30 से 40 मिनट की लेंथ रहेगी। तो आज की क्लास में हम बस इनकी डेफिनेशन समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एप्लीकेशन समझेंगे और इसके टूल्स समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के जैसे कैश रिजर्व रेशियो हो गया, रेपो रेट, बैंक रेट, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। गाइज इसके अंदर अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, तो ये क्या होती है? इट इज द कंट्रोल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन इकोनॉमी। क्या बोला जा रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध धन की मात्रा और उन चैनलों का नियंत्रण है, मतलब धन की मात्रा को नियंत्रित करती है मॉनेटरी पॉलिसी। मनी फ्लो और मनी क्वांटिटी को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो बाय मैनेजिंग द मनी सप्लाई अ सेंट्रल बैंक एम टू इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, द रेट ऑफ कंजम्पशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ओवरऑल लिक्विडिटी। तो गाइज यहाँ पर जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जाता है, जिसका यूज करते हुए एक जो हमारी सेंट्रल बैंक होती है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, महंगाई को कंट्रोल करती है, रेट ऑफ कंजम्पशन को कंट्रोल करती है कि भाई ज़्यादा डिमांड ना की जाए या डिमांड बढ़ाई जाए, मार्केट में डिमांड कम की जाए। तो ये आपकी एप्लीकेशंस हो जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा करनी है, कम करनी है, ये भी आपके मनी फ्लो पे डिपेंड करता है। तो ये जो जितने भी इसके एप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो पार्ट 2 होगा इस सेम टॉपिक का। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति जो होती है वो क्या होती है। इनको याद कर लो अच्छे से, ये एग्जाम की पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बीच में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में।
फिजिकल पॉलिसी बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो कि टैक्स से रिलेटेड होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेटेड होती है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है हमारी सेंट्रल बैंक, जो आरबीआई है इंडिया में, तो ये बनाती है गवर्नमेंट। फिजिकल पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट, जो कि टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई, जो कि हम इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई से रिलेटेड होती है। फिजिकल पॉलिसी का कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, लेकिन इसका टारगेट जनरली इन्फ्लेशन रहता है कि भाई इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना है। अब ऐसा नहीं है कि इसका टारगेट एक बिल्कुल टारगेट नहीं होता, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत टारगेट फिजिकल पॉलिसी की भी होते हैं कि भाई ज्यादा महंगाई आ रखी है तो हम चीजों को उस तरीके से करें। बट कई बार क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी क्योंकि गवर्नमेंट बनाती है तो गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी काम करती है। गवर्नमेंट क्या है? एक वेलफेयर एजेंसी है, तो फिर वो पब्लिक का ज्यादा वेलफेयर सोचती है, ना कि बाकी फैक्टर्स को ध्यान में कम रखती है ना। नेक्स्ट 5, फिजिकल पॉलिसी साइड इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट बजट एंड बोरोइंग। गवर्नमेंट के बजट पे बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हो जाता है इनका, कई बार डेफिसिट बजट हो जाता है, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट एक आपकी वेलफेयर एजेंसी होती है, तो वो पब्लिक के भलाई के लिए ज्यादा पैसे खर्च कर देती है, तो इस वजह से उसका डेफिसिट में चला जाता है बजट, बोरो करना पड़ जाता है कई बार गवर्नमेंट को। मॉनेटरी पॉलिसी के साइड इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट एंड हाउसिंग मार्केट। एक्सचेंज रेट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हाउसिंग, जब आप लोन लेते हो ना, तो लोन पे क्योंकि इंटरेस्ट रेट वाला की मतलब से रिलेटेड है ये, तो इसलिए हाउसिंग मार्केट और एक्सचेंज रेट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी का। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायमेंशन टू एक्सचेंजिंग टैक्स रेट। स्ट्रॉन्ग मतलब कोई रूलिंग पार्टी जो आएगी, नई पार्टी, उसके अलग टैक्स रेट हो सकते हैं, किसी दूसरी पार्टी के अलग टैक्स रेट हो सकते हैं, तो ये बहुत मैटर करता है कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। जबकि ये इंडिपेंडेंट होती है पॉलिटिकल प्रोसेस से, क्योंकि ये एक बैंक है आरबीआई, जो कि पॉलिसी बनाती है, और आरबीआई कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई नेता जाता है काम करने। इसके गवर्नर होते हैं जो कि इसके डिसीजन लेते हैं। तो ये जो है काफी हद तक अलग होती है आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से। ठीक है, सो आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। गाइज आज हमने बस बेसिक समझा है मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी का। नेक्स्ट क्लास में हम इसका समझेंगे इसके एप्लीकेशंस, क्योंकि एप्लीकेशन एग्जाम के पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, बैंक रेट होता है और रेपो रेट होता है, और इसके अलावा कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, इसको सबको हम एक एक करके समझेंगे डिटेल में, बिकॉज ये सब आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पर मैं आपको इजी से इजी तरीके से विद एग्जाम्पल समझा सकूं, पढ़ा सकूं। हर टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे, और मैं थ्योरी कराने के बाद एट द एंड, हर यूनिट के एंड में मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जा सके। तो गाइज अगर आप इस लेक्चर को ऐप में देख रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर आप इस लेक्चर को यूट्यूब पर देख रहे हो तो फटाफट से ज्वाइन कर लो क्रैश कोर्स को। इस ऐप का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। सो गाइज बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। आप खुद में बिलीव करें, पॉजिटिव सोचें, डेफिनेटली आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हर चीज दुनिया में पॉसिबल है, बस पॉजिटिव रहना है और उसके लिए काम करना है, हार्डवर्क करना जरूरी है। पॉजिटिव रहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव रहना है, नहीं, पॉजिटिव रहने के साथ साथ आपको एक्शन लेना भी जरूरी है, आपको काम करने की जरूरत है। जैसे अभी आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको इन लेक्चर्स को ध्यान से अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट हर लेक्चर को आपको मिनिमम 2 बार देखना ही देखना है। एक बार देख लो, फिर एक बार रिवीजन के टाइम पे देख लेना। रिवीजन भी करनी है तो मिनिमम 2 बार आपको इन लेक्चर्स को देखना ही पड़ेगा, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइज इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।